हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 16 जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो सेक्शन 16 क्या कहता है? पर्सनल बार्स टू रिलीफ। तो ये बार लगाता है, आपके रिलीफ के ऊपर एक बार लगाता है कि आपको वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा। किन सिचुएशन में बताया गया है सेक्शन 16 में। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन। तो जो भी पर्सन है जो खुद ही डिफ़ॉल्ट कमिट करेगा और कोर्ट में जाएगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट अदर पार्टी के थ्रू कराने का ऑर्डर पास कीजिए, तो ऐसा कोर्ट बिल्कुल ही नहीं करेगी। तो ये जो सेक्शन 16 है बेस्ड है मैगज़ीन के ऊपर, टू मैगज़ीन के ऊपर बेस है। तो मैगज़ीन है टू प्रिंसिपल्स कहता है सेक्शन 16 का। ये बार क्यों लगाता है सेक्शन 16 में? सेक्शन 16 बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल दैट वन हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स एंड सेकंड प्रिंसिपल इज वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अगर आप खुद ही अपने पार्ट में डिफ़ॉल्ट कर रहे हो अदर पार्टी के साथ में, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस आप खुद ही अगर अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप ही डिफ़ॉल्ट कमिट कर रहे हो, उसके वजह से अदर पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, तो उसके लिए आपको कोई भी रेमेडी कोर्ट के थ्रू अवेलेबल नहीं होगी। ऐसा सेक्शन बार लगाता है, पर्सनल बार्स टू रिलीफ। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ पर्सन हु कमिट डिफॉल्ट हिमसेल्फ। तो देखते हैं सेक्शन 16 का सब क्लॉज ए क्या कहता है। हु हैज़ ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20। जिस पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है थ्रू द थर्ड पर्सन और हिज एजेंसी अंडर सेक्शन 20 में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाएगा कोर्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक बार लग जाता है आपके ऊपर कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कराने के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते अदर पार्टी से। अगर आपने उस सेक्शन 20 में जो भी कंडीशन दी है उसका कंप्लायंस किया है तो अदर रिलीफ मिलेगी, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो कॉन्ट्रैक्ट का अदर पार्टी करे ऐसा ऑर्डर बिल्कुल ही पास नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी उसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है कॉन्ट्रैक्ट का किसी और पर्सन से, थर्ड पर्सन से और आपकी एजेंसी से। तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया है तो उस जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कराएगी? ठीक है, अगर आप कंप्लायंस कर रहे हो सेक्शन 20 का, उसको नोटिस दे रहे हो, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड बताया गया नोटिस पीरियड दे रहे हो, और फिर भी वो अगर उसको मना करता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में अगर आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराते हो थर्ड पर्सन या आपकी एजेंसी से, तो आपके पास में राइट बनता है, राइट रेमेडी रहती है कि आप उसको कंपेंसेशन के लिए क्लेम करा सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका खर्चा आया है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू थर्ड पर्सन और आपकी एजेंसी से कराने का, तो वो आप उससे क्लेम कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। बट अगर ये जो कंडीशन दी गई है सेक्शन 20 में, अगर आप उसकी फुलफिलमेंट नहीं कराते हो तो आप बिल्कुल, आपके पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं रहती है, फिर आप उसका वो भी रिलीफ नहीं डिमांड कर सकते हो कोर्ट से। तो और कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया है तो उसका आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ से, और अदर रिलीफ भी नहीं मांग सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही डिफ़ॉल्ट किया है आपके पार्ट में, और आपने जो कंडीशंस दी है सेक्शन 20 में उसका फुलफिलमेंट नहीं किया है। तो ये पर्सनल बार लगाएगा आपके रिलीफ के ऊपर, आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी कोर्ट ऑफ लॉ से।
तो सेक्शन 16 सब क्लॉज बी कहता है हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट that on his part remains to be performed or acts in fraud of the contract or willfully acts at variance with or in supervision of the relation intended to be established by the contract. तो सब क्लॉज बी कहता है कि अगर अदर पार्टी इनकेपेबल हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करा सकती है, इनकेपेबल हो गई, वो अनसाउंड माइंड के हो गई, तो फिर इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करेगी। या फिर कोई वायलेट्स करती है एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अदर पार्टी या अदर पार्टी, तो उस सिचुएशन में उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो आप कोर्ट में जाके। या फिर ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म, हाँ वो टर्म्स का वायलेशन करते हो आप कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है उसका एसेंशियल टर्म्स जो ज़रूरी है उसका ही आप वायलेशन कर देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो कोर्ट के थ्रू। और एक्ट इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऐसा फ्रॉड करते हो आप जिसके वजह से अदर पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते आप कोर्ट में जाके। और विलफुली एक्ट एट वेरियंस, आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट में दी गया है और उसी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे आप, तो नहीं होगा उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और इन सुपरविजन द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टेब्लिश बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन दी गई है, इन सारे सिचुएशन में आप अगर आपके पार्ट में आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो कोर्ट में जाके। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में, बी को उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऑर्डर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हम मेरे घर में पेंटिंग करोगे, ठीक है। और बी ने ये कहा था फिर कि ठीक है वो मैं तैयार हूँ आपके घर का जो भी काम है पेंटिंग का और सफाई का वो करा देगा, लेकिन कंडीशन ये थी कि 7 डेज़ बिफोर जिस दिन उसने वो काम करना है उसके 7 दिन पहले उसको एडवांस मनी देना पड़ेगा ए को, बी को, लाइक 50,000। तो वो ए क्या करता है, उसको 50,000 नहीं देता है और वो उस डेट पे आकर उसके घर का जो भी पेंटिंग वेंटिंग का रिपेयरिंग का काम है वो नहीं करता है, तो अभी रिफ्यूज़ कर देता है बी उस काम को करने से, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं करता है, वो जाता ही नहीं है वहाँ पे। तो ये क्या करता है, वो सूट फाइल कर देता है उसके अगेंस्ट में फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट भी। कोर्ट में जाके बोलता है कि आप इसको बोलो कि ये कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एंटाइटल नहीं है टू गेट द रिलीफ अगेंस्ट बी, बिकॉज बार लगाता है सेक्शन 16 ऑफ ASRA, क्योंकि ए ने ही अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है, जो भी उसकी जो ड्यूटीज़ थी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट थे और उसने ही वो फुलफिल नहीं किए हैं, तो वो अदर पार्टी को कैसे बोल सकता है कि आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए, वो खुद ही डिफ़ॉल्ट कमिट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल ही उसको रिलीफ नहीं दी जाएगी, वो पर्सनल बाहर लगाएगा कोर्ट उसको, कि पहले कोर्ट बोलेगा कि पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फुलफिल कीजिए, उसके बाद में आपके कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा थ्रू दी अदर पार्टी, अदरवाइज कोर्ट विल डिसमिस द केस, ऐसा कहता है सेक्शन 16 का सब क्लॉज बी। देखते हैं 16 का सब क्लॉज सी क्या कहता है। हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म or has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him other than terms the performance of which has been prevented or waived by defendant। तो सेक्शन 16 का सब क्लॉज सी यही कहता है कि वो प्रूव करने में फेल हो जाता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जो उसका पार्ट जो उसने परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट का उसने परफॉर्म कर लिया है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट
रेडी है और विलिंग है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो इसेंशियल टर्म्स है उसको परफॉर्म करने में, वो खुद ही फेल हो जाता है ये प्रूव करने में, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। ठीक है, यही कहता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी, फर्स्ट सिचुएशन है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी। अभी हमने एग्जांपल में दिखाया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इन्वॉल्व है पेमेंट का, पेमेंट करने का, पेमेंट ऑफ मनी का। इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट डायरेक्ट नहीं करती है तब तक एसेंशियल नहीं है प्लेंटिफ को कि वो कोर्ट में पैसा जमा कराए या डिफेंडेंट को दे। तो ऐसा कोर्ट डायरेक्ट करेगी तभी उसको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये बताएगा प्लेंटिफ कि मैं रेडी हूँ, विलिंग हूँ, अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जो भी उसका साइड है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ड्यूटी थी वो फुलफ़िल करने के लिए वो तैयार है। जब तक वो ऐसा नहीं कहता है और वो फेल हो जाता है कि वो परफॉर्म करना चाहता है और वो हमेशा ही परफॉर्म करना चाहता है, करने की इच्छा है उसकी, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोर्ट उसकी केस को एडमिट नहीं करेगा, उसकी सूट को डिसमिस कर देगा और उसके बिल्कुल ही अदर पार्टी को ऑर्डर नहीं करेगी कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक्सप्लेनेशन का 2 पॉइंट कहता है द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। तो प्लेंटिफ को हमेशा ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसका जो पार्ट है, उसका परफॉर्मेंस करने के लिए वो रेडी है, उसकी इच्छा है परफॉर्म करने की। तो ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि पहले वो अपने जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था वो पहले वो पूरा करे, उसके बाद ही वो डिफेंडेंट को कंपेल कर सकता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्म करे। अगर प्लेंटिफ ये सब जो भी कंडीशंस दी है उसको फुलफ़िल करने में इनकैपेबल हो जाता है, प्रूव ही नहीं कर पाता है, तो इस सिचुएशन में सेक्शन 16 का बार लग जाता है, उसको कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं होगी कोर्ट से। तो हु कमिट्स डिफ़ॉल्ट हिमसेल्फ, तो ऐसा अगर पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, तो उसको रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ये सेक्शन 16 एक्सेप्शन दिया गया है, जिसमें इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सिबल कराने का ऑर्डर कोर्ट नहीं देती है अदर पार्टी को। तो ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तो वो बार लग जाता है सेक्शन 16 में, उसको कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं करती है कोर्ट और उसका सूट डिसमिस हो जाता है। बस यही कहता है सेक्शन 16। आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, सेक्शन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।